एवरीवन, पीवाईक्यू सीरीज में अभी तक अपन कर चुके हैं 2013 से 2016 तक के क्वेश्चन। आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 2017 क्वेश्चन। फटाफट करना है, टाइम बहुत कम है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, स्टेटमेंट दे रखे हैं दो। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो भाई ऐसा नहीं होता कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट पर्सन ही इसको गैर सरकारी विधेयक को मतलब जनरेट कर सके या प्रस्तुत कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। नहीं भाई, रिसेंटली कोई पारित नहीं किया गया है, ये तो बहुत पहले पारित किए जाते थे, तो अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों ही गलत हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। गैर सरकारी विधेयक वो प्रत्येक विधेयक जो किसी सदस्य, सांसद जो मंत्री नहीं है द्वारा पेश किया जाता है गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। मनोनीत विपक्ष, सत्ता पक्ष के सदस्य जो मंत्री नहीं हैं सभी द्वारा पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक सदस्य स्वयं तैयार करता है तथा सदन में लाने से पहले 1 महीने पहले सूचना देना आवश्यक होता है। ध्यान रहे, निजी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक केवल शुक्रवार को ही पेश और चर्चा की जा सकती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था के इतिहास में अब तक अनेकों गैर सरकारी विधेयक संसद में पेश किए जा चुके हैं। उनमें से 14 अब तक पारित हो चुके हैं। हालांकि 1970 के बाद अब तक कोई निजी विधेयक पारित नहीं हुआ है। ओके, क्लियर। तो 1970 तक ही पारित हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें भाई समानता का होना, समानता का मतलब क्या है भाई? विशेषाधिकारों का अभाव। हाँ भाई, स्पेसिफिक नहीं करेंगे तभी तो समान रहेंगे, तो स्पेसिफिक अधिकार नहीं प्रोवाइड होंगे तभी तो समान रहेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही इसका सही है। समाज में समानता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति या बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता के उल्लेख हैं। ठीक है, ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। अन्य उपबंध भाई, विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 यही तो कहता है, विधि के समक्ष समता के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 क्या बताता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध, मतलब इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या बताता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत कर देता है। और आर्टिकल, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जैसे आर्टिकल 325 और 326 और आर्टिकल 39, ये भी थोड़े से पढ़ लेना भाई। और यूपीएससी अक्सर राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली से क्वेश्चन पूछता है, जैसे न्याय, समता, गणतंत्र, स्वतंत्रता, संविधानवाद, संसदीय प्रणाली, संवैधानिक सरकार इत्यादि इनसे पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो भाई 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3-4 चीजें जोड़ी गई थी, जिनमें से अब देख लेते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, ये बात तो सही है तो सही है इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये बात भी सही है। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो भाई इसके अंदर जो आर्टिकल संशोधन 42 है, इसके अंदर भाई ये उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के सहभागिता के बारे में ये डीपीएसपी में जोड़ा गया है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में डायरेक्ट। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आर्टिकल 39A में जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये आर्टिकल 43A है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आर्टिकल 48A में है। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों के सुरक्षित करना, ये आर्टिकल 39 के अंदर है। तो ये सारा का सारा किसके थ्रू जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, आर्टिकल 39A, 43A और 48A और 39 ये।
नेक्स्ट है इसके अलावा 44th ये संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया भाई? इसमें जोड़ा गया था भाई आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बताता है? आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना जोड़ा गया। फिर आया 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 45 प्रारंभिक शिक्षा को आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। बालपन पूर्व देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा को जोड़ा गया। देखो भाई, जो आर्टिकल 45 है ना, इसके अंदर पहले तो शिक्षा का अधिकार था, लेकिन जो अब इसको क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बना दिया इस शिक्षा के अधिकार को, जिसको किस में डाल दिया? आर्टिकल 21A में डाल दिया। और इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड होना चाहिए, ये वाली बात है। लेकिन अगर 6 से कम यानी बालपन पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनको शिक्षा से जोड़ने का अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसमें क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 43B यानी सहकारी समितियों के प्रचार को जोड़ा गया। क्लियर? तो ये थे क्या कुछ अमेंडमेंट्स जिसके थ्रू अपने इसको DPSP आए हैं। कौन कौन से आए हैं वो देख लिया अपन ने। अब थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल्स को जितने भी DPSP में आ रहे हैं। जो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, आर्टिकल 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं। आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता है। आर्टिकल 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। आर्टिकल 41 इसमें क्या है भाई? कुल मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन और 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। आर्टिकल 43B क्या बताता है? सहकारी समिति का स्वैच्छिक गठन। 44 क्या बताता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना और जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने की संबंधित सरकार का कर्तव्य। 48 में क्या आता है? कृषि और पशुपालन का संगठन इंपॉर्टेंट है। 48A में क्या आता है? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है। 49 में क्या आएगा? स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका व कार्यपालिका से अलगाव। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो ये सारे के सारे क्या थे? अपने DPSP थे, इनको ध्यान से पढ़ने। तो DPSP को उधार कहाँ से लिया गया है भाई? ये लिया गया है आयरलैंड से। इनके उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। तो ये इनके उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। आर्टिकल 37 के तहत भारतीय संविधान यह स्पष्ट करता है कि DPSP देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। नहीं भाई, ये राज्य के दावे नहीं है, बल्कि नागरिक राज्य के विरुद्ध लेते हैं। तो ये सी है इसका आंसर। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं और राज्य किसी भूभाग पर शक्ति की सर्वोच्च संस्था होती है। ओके, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में 6 अधिकारों का नागरिकों को प्रदान किया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक की बुनियादी गरिमा और समानता एक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आधार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उनके उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। तो यह प्रयोग स्थानीय स्वशासन
स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि भाई लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सही बात है, सेंटर में पावर का केंद्रीकरण ना हो, इसलिए तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है इसकी एक्सप्लेनेशन। भारत में स्थानीय स्वशासन को अधिक मजबूत बनाने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया, जिससे भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण को व्यवहारिक रूप दिया गया। 1957 को बलवंत राय मेहता समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं भाई। कार्यपालिका कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं, ये किसी पर ही निर्बंधन नहीं करते। इनमें से पढ़ते हैं इसके बारे में। नीति निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्बंधन न होकर शासन के संचालन के लिए मूलभूत और शासन संचालन के आदर्श हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियां और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्यों के लिए सिफारिशें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? मूल कर्तव्यों में, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो विधिक कर्तव्यों से तो संबंधित है, ये तो सही है, लेकिन बट इसका आंसर ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, क्योंकि यूपीएससी खेल खेलता है। आई थिंक सो, देखते हैं। देखा यूपीएससी के मोस्टली 99% ना एक ना दो आ गया तो 100% आंसर वही जाएगा। ठीक है, देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विधानों में प्रावधान है। उदाहरण, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक अलग विधायी प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मौलिक कर्तव्यों का कानूनी कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं भाई? टोटल कितने हैं? 11 हैं। पहले स्टार्टिंग में कितने थे? 10 थे। 11वां फिर कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया? बताओ, याद करो, पिछले पेपर में था, मुझे खुद को ध्यान नहीं आ रहा, शायद 86 था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मौलिक कर्तव्य 11th कौन सा है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये कर्तव्य 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के थ्रू जोड़ा गया, और यही उसमें भी आता है ना, मूल अधिकार में भी आता है, जो 21st ए में आ रहा है ये बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार, व्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता तो है, बट आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आर्थिक सिर्फ न्याय है। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का वर्णन है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के आर्टिकल 38 क्लोज 1 में राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुनिश्चित कर आय, स्थिति,
सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, फिर अपना आ गया कौन सा केस, 1973 में केशवानंद भारती केस, है ना। इसके अकॉर्डिंग इसने क्या राय ही पलट दी। इसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्ताव संविधान का हिस्सा है। इस राय को भारत के LIC मामले 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से दोहराया। यह न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका की शक्तियों पर रोक है। क्लियर, तो ना तो ये शक्ति का स्रोत है, ना ही ये शक्ति का रोक है। ठीक है, ये अपने उद्देशिका है पूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है भाई? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑब्वियसली लोकतंत्र है तो फिर इसमें महिलाओं पुरुषों का ये बुद्धि चरित्र का विकास तो ऑब्वियसली होता है। वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम किसको नेता बनाना चाहें, वो उनको वोट करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। आंसर यही है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों द्वारा अपने वोट का प्रयोग करके निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसमें लोगों की बुद्धि और चरित्र के द्वारा अपनी सरकार को चुनने की आज़ादी मिलती है। J.S. मिल ने बताया कि लोकतंत्र का विचार संसदीय एवं प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का है। गांधी जी ने लोकतंत्र का अर्थ बताया कि कमजोर आदमी को भी एक शक्तिशाली आदमी के बराबर अधिकार मिलना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसदीय स्वरूप का क्या लाभ है भाई? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? नहीं भाई, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ऑब्वियसली ये बात तो बिल्कुल सही है और यही स्टेटमेंट जाएगा इसमें। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका है, जबकि ये क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री वास्तविक है। भाई राष्ट्रपति तो क्या है, नामित कार्यपालिका है, और प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। बहुमत प्राप्त दल का शासन, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाती है। ये बात भी सही है। चलो भाई नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है कि मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, मंत्री विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। निचले सदन का विघटन, संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। गोपनीयता, मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं, अपने कार्यवाही नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते हैं। और विकल्प एक लत है, क्योंकि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रूप से कार्य करते हैं। और ये बी विकल्प भी गलत है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि नीतियों को अगली सरकार निरंतर रखे या नहीं। और डी विकल्प है वो भी गलत है, क्योंकि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला जा सकता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री को बिना निर्वाचन के बदला जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों व कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? भाई अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, यही आ गया आंसर तो। ठीक है, पढ़ते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है। कोई भी अधिकार गैर सामाजिक कर्तव्यों की मान्यता नहीं देता। मूल कर्तव्य के बिना किसी भी व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि केवल अधिकार से समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और अधिकारों के अभाव में व्यक्ति राज्य और सरकार का दास बन जाएगा, तथा अधिकारों के अभाव में राज्य का व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्षों पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अतः अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार प्रश्न के हल करने के लिए आप उदाहरण के द्वारा हल करें, जैसे कि विकल्प डी को लेते हैं। और विकल्प डी क्या कहता है कि राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार लें।
या कोई अन्य अधिकार लें, है ना, जैसे वोट देने का अधिकार, क्या ये राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि वे महत्वपूर्ण हैं, अतः डी स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो भाई ये तो उद्देशिका में ही होता है, सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रस्तावना संविधान का दर्शन तथा संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसमें संविधान के आदर्शों संस्थाओं का समावेश किया गया है। ये संविधान की व्याख्या का मूल स्रोत है और राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित नेताओं के आदर्शों व सिद्धांतों का लिखित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद किन से या किन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो भाई ये रखती है भाई स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, इन सब के थ्रू ही उस पर मंत्रिपरिषद के कामों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्न इत्यादि के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का सामान्य कामकाज स्थापित कर सार्वजनिक महत्व के किसी विशेष मुद्दे पर विचार किया जाता है। इसको लाने के निम्न आधार 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कोई सार्वजनिक महत्व का अति आवश्यक विषय जिससे पूरा देश प्रभावित हो, स्थगन प्रस्ताव में लाया जाने वाला विषय सुनिश्चित होना चाहिए। किसी सांसद के निजी मुद्दे या निजी शिकायत को इसमें नहीं उठाया जा सकता है। प्रश्नकाल, प्रभाव इसका पहले आ गया। प्रभाव क्या है? इस पर मतदान होता है और यदि सरकार के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तब इसे सरकार की निंदा माना जाता है तथा इसके पारित होने के बाद सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है भाई प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर। इसमें क्या होता है? ये 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। इसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। सांसद के द्वारा लोकसभा सचिवालय को प्रश्नों की सूची दी जाती है और सचिवालय इससे संबंधित मंत्रालय को संप्रेषित करता है। संघ सरकार के 50 से ज़्यादा राज्यों को 5 श्रेणी में विभाजित किया जाता है और संसद में अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रालयों के उत्तर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं? सदन में दिए जा रहे तारांकित प्रश्नों के उत्तर अर्थात मौखिक रूप से दिए जा रहे उत्तर में यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए होता है तो उस स्पष्टीकरण के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं भाई। नेक्स्ट क्या है? जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं भाई, निवासी तो कोई भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। अब भाई निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अगर उसका नाम है तो उसको वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है भाई, देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के लिए भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष हो, उसके पास अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद को चाहिए और चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी चाहिए। अन्य अर्हताएं क्या हैं इसकी? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उस व्यक्ति को राज्य और संघ के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे उस राज्य और संघ की अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य अन्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा तथा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य नहीं भाई, 50% जरूरी नहीं है, 40 पे भी जीत सकता है, हाईएस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों गलत। देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है क्योंकि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का सबसे अधिक अनुपात प्राप्त करना होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया गया जिसमें फर्स्ट पास्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम का प्रावधान किया गया है।
कथन सेकंड गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी ऐसा उल्लेखित नहीं है कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता दल से होता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष दल से संबंधित होता है। तो ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन संसद की परंपरा ऐसी चल रही है कि भाई जो अध्यक्ष होगा वो तो कहाँ से होगा, लोकसभा का अध्यक्ष तो सत्ता दल से होगा और उपाध्यक्ष कहाँ से होगा, विपक्षी दल से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। एक बार उम्मीदवार का निर्णय हो जाने के बाद उसका नाम का प्रस्ताव किसको भेजा जाता है? आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवनकाल तक पद धारण करता है। जब लोकसभा भंग होती है, अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है, वह अपने पद पर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है। अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है। क्लियर? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऐसी बैठकें किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती हैं। वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय करता है। हालांकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सदन में बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों, संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है और उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये कैसा अधिकार है भाई? ये दोनों के दोनों कैसे हैं? संवैधानिक अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार संविधान में दिया गया है, इसलिए एक संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 326 मताधिकार के बारे में है। जॉन लोक ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कहा है, अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक रूप से जन्मजात होते हैं। यही अधिकार प्राकृतिक हैं। ये अधिकार अपरिवर्तनशील और स्वाभाविक होते हैं। ये अधिकार समाज की देन है। उनका क्रियान्वयन सभ्य समाज के माध्यम से ही होता है। कानूनी अधिकार शब्द का अर्थ कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है, जरूरी नहीं कानून की अदालत में। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों के लिए गारंटी रहते हैं। उन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव बिना लागू किया जाता है। गौरतलब है कि मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। संसद का गृह मंत्रालय आम चुनाव व उपचुनाव के दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजनों विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो भाई भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो 5 सदस्यीय ना होकर 3 सदस्यीय निकाय है और ये गृह मंत्रालय नहीं करवाता, ये करवाता है भाई निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड सही है, बाकी सारे गलत हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। कथन सेकंड गलत है, क्योंकि आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग जारी करता है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करता है। कथन 3 सही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, जबकि आरपीए के अनुसार संसद व राज्य विधानसभा के सदस्य के चुनाव संबंधित विवाद का निर्धारण उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है भाई? न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक समीक्षा, इसका अर्थ क्या होता है?
विधियों और कार्यपालिका आदेशों का संवैधानिकता के विषय में व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने से पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, न्यायपालिका का समान व भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों का पुनरीक्षण का अधिकार। तो भाई ये तो न्यायपालिका, इसमें फर्स्ट ही आएगा आंसर की विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था से है जिसमें न्यायालय के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के किए गए कार्यों की संवैधानिकता का परीक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के आधार निम्नलिखित हैं। उदाहरण क्या है? आर्टिकल 13 मूल अधिकारों के लिए है। न्यायिक पुनरावलोकन कई बार प्रयोग किया गया है, जैसे NJAC एक्ट 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो भाई ये क्या बोल रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, तो भाई राज्य विधानसभा का विघटन, ये बात तो सही है। मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन, 13 सही है भाई। राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल 356 के तहत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक का उल्लेख स्वयं आर्टिकल 356 में किया गया है और दूसरा 365 में है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति यह निर्धारित करता है कि ऐसी स्थिति विकसित हो गई है जो राज्य के प्रशासन को संविधान के अनुरूप जारी रखने से रोकती है, तो वह आर्टिकल 356 के अनुसार इसकी उद्घोषणा जारी कर सकता है। ये राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार या उसके बिना भी कर सकता है। आर्टिकल 365 के अनुसार जब कोई राज्य केंद्र से किसी निर्देश का पालन करने या लागू करने से इनकार करता है तब लागू होता है। नोट, राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन किसी संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से होता है, अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। प्रारंभ में 6 महीने के लिए वैध राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी के साथ हर 6 महीने में अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रावधान, इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो। इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है। स्टेटमेंट 2 सही है। फिर उसके बाद राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। विघटन तभी होता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है। केवल उद्घोषणा से राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता है, अतः स्टेटमेंट 4 सही नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है। अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। ये कानून क्या कहलाता है? राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति व राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक है। इसके तहत केवल उस राज्य जहां पर आपातकाल लागू हो तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं, इसको घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए। नेक्स्ट है भाई, ये नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं। इसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। स्थानीय निकायों के विघटन के बारे में राष्ट्रपति शासन में कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात 3 स्टेटमेंट गलत है। और नोट क्या है अपना? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह और बंधुआ मजदूरी का निषेध, बिल्कुल सही है, मानव देह व्यापार और इससे रिलेटेड ये।
अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये आर्टिकल उसमें आती है 29-30 में। तो भाई ये भी नहीं है। कारखानों में खदानों में बच्चों निषेध, ये बिल्कुल सही है। ये सारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आते हैं, तो 1 और 4 आएगा। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्कार श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। ये किसी भी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 24 ये क्या बोलता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खानों जैसे खतरनाक कार्यों में नियोजित करने से मना करता है। कथन 4 सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में जो समानता के अधिकार में है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आर्टिकल 29-30 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। कितना सही, मतलब कितने सही वर्ड्स दिए हैं इसके अंदर, बाकी सब तो फालतू है। सी थोड़ा सही लग रहा है इसमें। भारत में कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडलीय लोकसभा यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है ना, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो विशेषता कौन सी नहीं है? यही नहीं है कि संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं द्वैध राज्य पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संघ राज्यों के आपसी सम्मिलन और समझौते का परिणाम नहीं है। आर्टिकल 1 में यह उल्लेखित है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक यूनियन होगा। ठीक है, तो ये हो गए आज अपने 2017 के कंप्लीट क्वेश्चंस। काफ़ी बड़ा पेपर था और अब कल करते हैं अपन नेक्स्ट पेपर 2018 का पेपर। तो इनको बार बार पढ़ना भाई, सच में थ्योरी काफ़ी अच्छे से दे रखी है और काफ़ी दे रखी है, तो इनको समझना। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन इनको एक बार लक्ष्मीकांत की रीडिंग 2-4 बार मतलब लगा ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाई ना तो एक बार अगर आप लगाओगे और फिर उसके बाद इनको पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है और उससे रिलेटेड सर ने पूरा डिस्क्राइब कर ही रखा है। तो ये काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना और बार बार या तो वीडियो देख लेना या सर की बुक मंगा लेना। धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है, ये काफ़ी अच्छी है और मैं भी यही करने वाली हूँ, आप भी यही करना। ओके, बाय बाय।